कहानी की शुरुआत होती है पेंसिल्वेनिया के एक छोटे से टाउन से, जहां हम मिल्टन नाम के एक बुजुर्ग आदमी को देखते हैं जो टाउन हॉल जा रहे थे। टाउन के इस हॉल में हर हफ्ते यहाँ के लोग इकट्ठा होते हैं। अगर उनकी कोई शिकायत हो या वो कोई सलाह देना चाहे तो वो दे सकते हैं। हर हफ्ते लोग इकट्ठा तो होते थे, मगर सिर्फ बुजुर्ग लोग ही अपनी समस्याएं या कोई एडवाइस सामने रखते थे, और वैसे भी उनकी सुनता कौन है। काफी हफ्तों से बाबा मिल्टन भी आकर अपना एक आध मशवरा देकर चले जाते, और हर बार वो सिर्फ एक ही बात करते कि वो टाउन के स्लोगन को थोड़ा बदल दे, जो कभी टाउन वाले बदलेंगे नहीं। मिल्टन जैसे और भी बहुत से लोग हैं जो टाउन को लेकर समस्याएं सामने रखते हैं। खैर, इन बुजुर्गों की बातों पर खास ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि ज्यादातर ये अपने उम्र के आखिरी पड़ाव में है। फिल्म में ये सब दिखाने का यही मकसद था, ताकि हमें बताया जा सके कि इस उम्र के लोगों की बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लिया जाता, जो कि हम सभी जानते हैं सच है। खैर, बैक टू द स्टोरी। मिल्टन घर आकर पौधों को पानी देता है और पंछियों को दाना भी, जिसके बाद वो टीवी देखने बैठ गया। मिल्टन एक सादा सी जिंदगी गुजार रहा है। वैसे भी वो इस उम्र में कौन सा तीर मार लेंगे, आखिर में इंसान सादा जिंदगी गुजारने पर ही तो मजबूर हो जाता है। तब मिल्टन की बेटी डिनीस उसे घर के खर्चों के बिल दिखाती है और पूछती है कि क्या आपकी टिम से बात हुई। तो मिल्टन उदास होकर कहता है कि नहीं, असल में टिम उसका बेटा था जो दूसरे शहर में रहता था। मिल्टन आगे कहता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इतनी दूर से कॉल के खर्चे ज्यादा है, इसलिए मुझे कोई शिकायत भी नहीं। मिल्टन बाबा आदम के जमाने में रहते हैं। उन्हें नहीं पता कि इंटरनेट का दौर है और कॉल्स तकरीबन फ्री है। डिनीज मिल्टन को डॉक्टर के पास जाने का भी कहती है, क्योंकि उसे मिल्टन की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। मगर मिल्टन कहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मगर बाद में मिल्टन सोने चला गया। जैसे कि हर कहानी में होता है, हमेशा की तरह आधी रात को एक धमाके से उसकी आंख खुल गई। वो बाहर देखने आता है तो उसके लॉन में एक एलियन अंतरिक्षयान आकर गिरी थी, जिसने उसके लॉन को भी खराब कर दिया था। मतलब सचमुच का अंतरिक्षयान। मिल्टन बहुत हैरान था, उसे यकीन नहीं होता। वो फौरन पुलिस को कॉल करता है, मगर पुलिस वाले क्या पागल थे जो एक बूढ़े आदमी के एलियन वाली कहानी पर विश्वास करते। वो इसे फ्रैंक कॉल समझकर काट देते हैं। मिल्टन डिनीस को फोन मिलाता है, मगर कॉल नहीं मिलती, इसलिए मिल्टन भी बिना कुछ किए वापस सोने चला गया। अब उसे बस एक ही गम सता रहा था कि उसका लॉन खराब हो चुका है। कुछ दिन बाद वो फिर से काउंसिल मीटिंग में जाता है और सबके सामने अपने स्लोगन वाली समस्या रखते हुए कहता है कि टाउन के स्लोगन को बदलने की जरूरत है। मगर वो एलियन स्पेसशिप वाली बात नहीं बताता। रात को वो घर आता है और आज भी स्पेसशिप को लेकर कुछ नहीं करता, बल्कि वो सोने चला गया। आधी रात को शोर से उसकी नींद खुल गई। जब वो बाहर आकर देखता है तो दरवाजे के सामने ही एक एलियन पड़ा था। मिल्टन घबरा जाता है। वो डिनीस को फोन मिलाता है, मगर वो फोन नहीं उठाती। कॉल वॉइसमेल पर जा रही थी, इसलिए मिल्टन उसके लिए एक मैसेज छोड़ता है, जिसमें वो बताते हैं कि डिनीस, मैंने कुछ दिन पहले तुम्हें कॉल की थी। मेरे घर के बाहर एक स्पेसशिप क्रैश हुआ है और आज उसमें से एक एलियन भी बाहर आया। मैं घबराया हुआ हूँ और समझ नहीं आ रहा कि मुझे इस समय क्या करना चाहिए। डिनीस की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता, इसलिए मिल्टन कुछ नहीं करता। वो एलियन तो लगभग इंसान की तरह ही था। 2 हाथ थे, 2 पैर, बस उसका सर थोड़ा बड़ा था, आंखें काली और कान भी अजीब से थे, और हाँ, रंग भी नीला था, कद छोटा था। अगले दिन टाउन हॉल में सभी लोग अपनी बात रख रहे थे। सैंडी नामी औरत भी अपनी बात रखती है, जिसके बाद मिल्टन की बारी थी। उसने पहले टाउन स्लोगन की बात की, जिसके बाद वो सभी को बताते हैं कि मेरे घर के बैकयार्ड में एक स्पेसशिप गिरा है, जिससे मेरी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। ये सुनकर सभी मेंबर्स उसे हैरानी से देख रहे थे, इसलिए नहीं कि स्पेसशिप उसके बैकयार्ड में गिरा है, बल्कि अब उन्हें यकीन आ गया कि मिल्टन पागल हो रहा है और कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। इन्हीं बुजुर्गों में जॉयस नामी औरत भी थी। वो मिल्टन से कहती है कि तुम्हें लोगों के सामने ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, वरना वो कभी हमारी बातों को सीरियस नहीं लेंगे। तो मिल्टन कहता है कि मैं सच बोल रहा हूँ। जॉयस कहती है कि हाँ, क्यों नहीं। अब घर आकर मिल्टन देखता है कि एलियन की हालत कुछ ठीक नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कमजोर हो। वो जमीन पर पड़ा था। मिल्टन को उस पर तरस आ गया, इसलिए वो उसके करीब पानी का बड़ा ग्लास रख देता है और उस पर एक कंबल भी रख देता है। अगली सुबह मिल्टन देखते हैं कि वो एलियन कंबल ओढ़े घर के बाहर बैठा था।
वो कुछ सहमा सा था, इसलिए मेल्टन उसे इशारे से घर अंदर आने को कहता है। एलियन घर के अंदर आया तो मेल्टन उसे पीने के लिए पानी देता है, फिर वो उसके खाने के लिए 3-4 चीजें लाता है, जिनमें से एलियन ने सिर्फ सेब ही खाए। ये एलियन कोई बात नहीं करता था, बस लोगों को देखता था और गौर से सुनता था। मेल्टन कहता है कि अच्छा तो तुम्हें सेब पसंद है, मगर बदकिस्मती से ये घर पर आखिरी था, इसलिए मेल्टन सेब खरीदने मार्केट चला गया। कैशियर जब इतने सारे सेब देखता है तो पूछता है कि इतने सारे सेब किस लिए। मेल्टन कहता है कि ये उस एलियन के लिए है जिसका स्पेसशिप 2 हफ्ते पहले मेरे बैकयार्ड में क्रैश हो चुका है। ये सुनकर कैशियर उसे हैरानी से देख रहा था। उसे लगा ये किसी इलीगल इमिग्रेंट की बात कर रहा है, क्योंकि उन्हें भी एलियन कहा जाता है। मगर मेल्टन समझाता है कि नहीं, सचमुच का एलियन जो अंतरिक्ष से आया है। और अगले दिन जब डेनिस मार्केट आती है तो कैशियर उसे बता देता है कि मुझे लगता है तुम्हारे पिता की तबीयत ठीक नहीं, क्योंकि कल उन्होंने काफी सेब खरीदे। मैंने वजह पूछी तो उसने बताया कि ये एलियन के लिए जो अंतरिक्ष से आया है। डेनिस कहती है कि वो मजाक कर रहे थे ना, तो कैशियर जवाब देता है कि ऐसा लग तो नहीं रहा था। डेनिस को शक तो पहले से ही था कि वो अपना ख्याल खुद नहीं रख सकते, मगर अब उसे यकीन आ चुका था। वहीं हम एलियन को देखते हैं जो मजे से सोफे पर बैठकर सेब खा रहा था। तभी डेनिस आती है दरवाजे पर और मेल्टन से कहती है कि डैड, आप 70 साल के हो गए हैं। पिछले 3 सालों में आपने डॉक्टर से कोई चेकअप नहीं करवाया, मुझे आपकी चिंता है। मेल्टन कहता है कि मैं ठीक हूँ बेटा। डेनिस बताती है कि जब डॉक्टर ये कहेंगे तभी मैं मानूंगी। मेल्टन कहते हैं कि मैंने कुछ दिनों पहले तुम्हें मैसेजेस किए थे, क्या तुम्हें नहीं मिले? तो डेनिस कहती है कि नहीं, शायद मेरा मेल बॉक्स फुल हो चुका है। तभी मेल्टन के फोन की घंटी बजती है तो डेनिस कहती है कि मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। और मेल्टन कुछ कह पाए इससे पहले ही वो जा चुकी थी। हालांकि वो उसे एलियन दिखाना चाहता था, वो घर में ही था, मगर डेनिस चली गई। खैर, मेल्टन को सैंडी नामी औरत की कॉल आई जो उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे घर पर प्रिंटर होगा, मुझे प्रोग्राम के लिए पोस्टर प्रिंट करने दे। मेल्टन उसे घर बुलाता है। जब सैंडी वहां आई तो उस एलियन को देखकर चौंक गई। वो कहती है कि आखिर ये क्या चीज है। मेल्टन पूछता है कि क्या तुम भूल गई, मैंने बताया था ना कि मेरे बैकयार्ड में एक स्पेसशिप क्रैश हुआ था, ये उसी में से निकला है। सैंडी पूछती है कि क्या तुम्हें इससे कोई खतरा नहीं? तो मेल्टन जवाब देता है कि नहीं, बल्कि ये तो बहुत ही फ्रेंडली है और मुझसे कुछ मांगता भी नहीं। ये वही देखता है जो मैं देखता हूँ, मैं जो कहता हूँ ये सुनता है। तो सैंडी कहती है कि ये दूसरे ग्रह का जीव है, ये कोई छोटी बात नहीं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। फिर मेल्टन उसे स्पेसशिप दिखाने ले गया। सैंडी पूछती है कि क्या तुम इसे अपने पास रखने का सोच रहे हो, ये कोई खतरा भी तो हो सकता है। तो मेल्टन कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता और ये जब तक चाहे यहाँ रह सकता है। सैंडी कहती है कि फिर तुम्हें लोगों को इस बारे में बताना बंद करना होगा, जैसे तुमने मुझे बताया, किसी और को मत बताना। मैंने मूवीज में देखा है इंसान ऐसे एलियंस के साथ बहुत बुरा करते हैं। मेल्टन उसकी बात मान गया कि ठीक है, हम इस बात को राज रखेंगे। अगली सुबह मेल्टन के जागने पर वो देखता है कि एलियन ने उसके लिए पेज पर एक बिल्ली की ड्राइंग बनाई है। मेल्टन उस एलियन को देखने गया तो वो अपना स्पेसशिप रिपेयर कर रहा था। मेल्टन पूछता है कि तुम इसे ठीक कर रहे हो, ये तो अच्छी बात है, उम्मीद है तुम इसे ठीक कर लोगे। अपने घर से दूर होना बहुत मुश्किल होता है। फिर मेल्टन ड्राइंग दिखाते हुए कहता है कि तुमने बहुत सुंदर बिल्ली बनाई है, शुक्रिया, मुझे ये पसंद आई। ये एलियन मेल्टन की किसी भी बात का जवाब नहीं देता था, ना सर हिलाता था, मगर वो उसकी बातें बहुत गौर से सुनता था और समझता भी था। अब मेल्टन अपने अपॉइंटमेंट के लिए डॉक्टर के पास आया था, जहां डॉक्टर उससे कुछ सवाल करती है जिनका जवाब मेल्टन ठीक से नहीं दे पाता। असल में ये यादाश्त का एक टेस्ट था और मेल्टन की यादाश्त अब काफी कमजोर हो गई थी। फिर डॉक्टर पूछती है कि क्या आपको चीजें याद रहती है, तो मेल्टन कहते हैं कि हाँ, मगर डेनिस डॉक्टर को बताती है कि मेल्टन अक्सर चीजें दूसरी जगह रख के भूल जाते हैं। और पिछले ही हफ्ते इन्होंने कैशियर को बताया कि इनके घर एक एलियन है। मेल्टन कहता है कि मैंने मजाक किया था। तब डॉक्टर कहती है कि ये बात गंभीर है और सुझाव देती है कि शायद आपको किसी साथी की जरूरत है जो आपका ख्याल रख सके, जैसे कोई केयर टेकर या नर्स। इस बात पर मेल्टन को गुस्सा आ गया और वो उठकर जाने लगा। डेनिस कहती है कि डैड, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। तो मेल्टन कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वही घर पर सैंडी एलियन के साथ थी। वो अपनी बेटी के बारे में बताती है जो कि एक लेस्बियन है। सैंडी कहती है कि आजकल यहाँ ये सब बहुत आम हो गया है, सेम जेंडर के साथ शादी करना, उसके साथ रहना। उम्मीद है कि तुम्हारे ग्रह पर ये सब नहीं होता होगा।
वो आगे बताती है कि उसकी बेटी अपने कामों में बहुत व्यस्त रहती है। पिछले 3 साल से ना वो उससे मिली ना बात की। ये कहते हुए सैंडी की आंखों में आंसू आ गए। तभी मिल्टन घर आता है। सैंडी पूछने की कोशिश करती है मगर वो कोई जवाब नहीं देता। रात में मिल्टन अपने बेटे को वॉइस मैसेज भेजता है जिसमें वो कहता है कि मैं मानता हूँ बेटा कि मैं तुम्हारे लिए अच्छा पिता साबित नहीं हो सका, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि जो तुम कर रहे हो वो कुछ ज्यादा है। अगले दिन सैंडी एलियन को शर्ट पहनाती है और मिल्टन को सुझाव देती है कि हमें इसको कोई नाम देना चाहिए। पहले तो मिल्टन कहता है कि इसे नाम की क्या जरूरत, क्या तुम्हारे जहन में कोई नाम है? तो सैंडी कहती है कि हम इसे जूल्स बुलाएंगे। मिल्टन कहता है कि बस यही नाम सूझा था तुम्हें, मैं तो इसे कुछ नहीं बुलाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ जॉयस जब टीवी देख रही थी तो न्यूज में किसी सैटेलाइट के टुकड़े की बात हो रही थी। बताया जा रहा था कि सैटेलाइट का ये टुकड़ा कहीं पर गिरा है, जो कोई इसके बारे में खबर लाएगा उसे $10,000 का इनाम मिलेगा। तब जॉयस को मिल्टन की वो बात याद आ रही है जब उसने कहा था कि मेरे बैकयार्ड में एलियन स्पेसशिप है। तो उसे लगा कि सैटेलाइट का टुकड़ा शायद वहीं गिरा होगा, मगर वो उसे पहचान नहीं पा रहा। जब वो उसके घर जाती है तो एलियन को देख लेती है, इसलिए उन्हें जॉयस को सब बताना पड़ा। जॉयस हैरान थी। वो कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि ये खतरनाक नहीं? तो दोनों कहते हैं कि बस हम जानते हैं। जॉयस कहती है कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी, मगर तुम दोनों को मुझे भी इस राज में शामिल करना होगा। मिल्टन को जॉयस पसंद तो नहीं थी, मगर सैंडी के कहने पर वो मान जाता है। तब जूल्स दोबारा से बिल्लियों की ड्राइंग बना कर देता है। जॉयस कहती है कि उसने कई बार ये ड्राइंग्स बनाई, शायद इसका कोई मतलब हो, क्या पता ये हमें कुछ बताना चाह रहा हो। लेकिन मिल्टन कहता है कि नहीं, इसका कोई मतलब नहीं, बस ये ऐसे ही ड्रॉ करता रहता है। दूसरी तरफ हमें एक सीक्रेट एजेंसी दिखाई जाती है जो असल में इस अंतरिक्ष यान की तलाश कर रहे थे। वो इस स्टेट के हर कॉल को सुनते, रिकॉर्ड करते। अगर उसमें एलियन का कोई जिक्र हुआ तो वो इसकी छानबीन करते। अगले दिन जॉयस जूल्स के लिए एक और टी शर्ट लाती है। अब दादी जॉयस उसे अपने जवानी के किस्से सुनाती है कि उसके कितने बॉयफ्रेंड्स रह चुके हैं और उसने जिंदगी में क्या क्या किया। वही दूसरी तरफ सैंडी के घर एक चोर घुस आया। जब वो पुलिस को कॉल करने भागती है तो वो चोर उसे मारने की कोशिश करता है। वो लड़का सनकी था, वो उसका गला दबाने लगा और ये सब जूल्स भी देख पा रहा था। उसके पास किसी तरह की शक्ति आती। तब अचानक से उसके सर का रंग नीला पड़ जाता है। सीन कट और पुलिस के आने पर हम जान पाते हैं कि सर पटने से उस चोर की मौत हो गई, जिससे हमें जूल्स की शक्तियों का अंदाजा हो जाता है कि ये जादू का कजन बड़ा खतरनाक है। पुलिस भी हैरान थे कि एक इंसान का सर भला कैसे बाउं की तरह पड़ सकता है, लेकिन सैंडी समझ चुकी थी कि ये जूल्स का काम है, इसलिए वो मिल्टन के घर आकर जूल्स के पास जाती है और उसे गले लगाकर रोने लगी। जॉयस कहती है कि मैं जानती थी कि इसके पास शक्तियां होगी, मगर नहीं पता था कि ऐसी होगी। ये एक एलियन है। तो मिल्टन कहता है कि अगर ये खतरा हुआ तो सैंडी कहती है कि उसने मेरी जान बचाई है, अगर वो ना होता तो आज मैं जिंदा ना होती। जहाँ तक मैं जानती हूँ जूल्स हमारी तरफ है, इसलिए हमें भी उसका साथ देना चाहिए। मिल्टन और जॉयस को शक था कि कहीं ऐसा ना हो ये अच्छे लोगों का भी सर उड़ा दे। अब अगले दिन डिनीस मार्ट के बाहर मिल्टन से मिलती है। वो पिछले दिन के लिए उससे माफी मांगती है और कहती है कि मैं सिर्फ आपके लिए चिंतित थी, मैं बस मदद करना चाहती हूँ। मिल्टन कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डिनीस कहती है कि आप ठीक नहीं है, आप फिर से एलियन के लिए सेब खरीद रहे हैं ना? तो मिल्टन कहता है कि ये एलियन के लिए नहीं है, मेरे लिए है। जिसके बाद वो वहाँ से चला गया। घर आने पर ये तीनों एक मरी हुई बिल्ली देखते हैं जो जूल्स अपने साथ लाया था। जूल्स उन्हें एक और ड्राइंग देता है जिसमें 6 बिल्लियां और स्पेसशिप बनी थी। जॉयस कहती है कि मैंने कहा था ना कि इन ड्राइंग्स का कोई मतलब है। शायद जूल्स को अपने स्पेसशिप को ठीक करने के लिए 6 मरी हुई बिल्लियां चाहिए। सैंडी कहती है कि शायद तुम ठीक कह रही हो, इसलिए मिल्टन डिनीस को कॉल करता है क्योंकि वो जानवरों की डॉक्टर थी। मिल्टन पूछता है कि तुम लोग मरी हुई बिल्लियों के साथ क्या करते हो? डिनीस को ये बात अजीब लगी। वो पूछती है कि डेरा पे ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? तो मिल्टन कहता है कि बस ऐसे ही। वो सीधा सीधा जवाब नहीं देती, इसलिए मिल्टन फोन रख देता है। अब चूंकि डिनीस से तो इन्हें कोई मदद नहीं मिली, इसलिए मिल्टन और सैंडी मरी हुई बिल्लियों को ढूंढने निकल जा रहे हैं। पुलिस भी उनका पीछा कर रही थी क्योंकि उन्हें सैंडी पर शक था कि उसने ही उस चोर को मारा होगा। अब जब ये रास्ते में मरी हुई बिल्लियां इकट्ठा कर रहे थे तो पुलिस वाले ये देखकर हैरान तो बहुत थे कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। घर पहुंचने पर जॉयस पूछती है कि तुम्हें कितनी बिल्लियां मिली? तो सैंडी बताती है कि 2। जॉयस कहती है कि बाकी की बिल्लियां मैं लाऊंगी।
और वो 3 बिल्लियां ढूंढ कर लाती है, यानी कि अब एक ही बिल्ली कम थी। इस बीच सीक्रेट एजेंसी वाले डेनिस और उसके भाई टिम की कॉल रिकॉर्डिंग सुनते हैं, जिसमें डेनिस टिम से कहती है कि डेट की हालत गंभीर है। उनका कहना है कि उनके घर पर एक एलियन है, जिससे एजेंट्स को शक हो गया और वो मिल्टन के घर आते हैं। ये तीनों पुलिस को देखकर घबरा गए। एजेंट्स कुछ देर दरवाजा खटखटाकर वापस चले जाते हैं और अब इन्हें जल्द ही कुछ करना था। मिल्टन जॉयस को अपनी बिल्ली की कुर्बानी देने को कहता है, क्योंकि ना तो वो चल सकती है और ना ही सुन सकती है। उसकी हालत किसी मुर्दा जैसी है। इस पर जॉयस गुस्सा होकर कहती है कि वो मरी नहीं है, मेरी बच्ची जैसी है। पहले तो जॉयस इसके लिए तैयार नहीं थी, मगर सैंडी उसे मना लेती है। वो अपनी बिल्ली को लेकर मिल्टन के घर आई। जूल्स अपनी शक्तियों से उस बिल्ली को मार देता है और फिर उन 7 बिल्लियों से वो एक कैप्सूल बनाकर अपने स्पेसशिप में लगा देता है। स्पेसशिप चालू हो गया और अब तक गवर्नमेंट को भी इस बारे में पता चल चुका था। वो उन 2 एजेंट्स को वापस से मिल्टन के घर भेजते हैं। वहीं जॉयस, सैंडी और मिल्टन जाने से पहले जूल्स को कुछ तोहफे देते हैं। तब जूल्स इशारा करके उन्हें अंदर बुलाता है, यानी वो उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए कह रहा था। तब मिल्टन कहता है कि मैं इसके साथ जाऊंगा। सैंडी कहती है कि मिल्टन, यहाँ तुम्हारी बेटी डेनिस है। तब मिल्टन कहता है कि मैं उसके लिए ही यहाँ से जा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी बीमारी की वजह से उस पर बोझ बन जाऊं। तभी मिल्टन की फोन की घंटी बजती है। ये डेनिस की कॉल थी। वो अपने बर्ताव के लिए मिल्टन से माफी मांगती है और कहती है कि मैं हमेशा आपका ख्याल रखूंगी। मिल्टन भी थोड़ा भावुक हो जाता है। अब दोनों ऑफिसर्स घर का दरवाजा तोड़कर अंदर आ गए, इसलिए मिल्टन जल्दी से बाहर भागता है। ऑफिसर्स कुछ भी कर पाते इससे पहले ही स्पेसशिप उड़ान भर चुकी थी। सीन शिफ्ट होता है और हम स्पेसशिप का दरवाजा खुलते हुए देखते हैं, जिसमें से जूल्स, जॉयस, सैंडी और मिल्टन बाहर आए। ये जगह पृथ्वी जैसे ही लग रही थी। सैंडी पूछती है कि क्या हम किसी और ग्रह पर है, क्योंकि हमारा ये सफर तो बस कुछ ही सेकंड्स का था। मेरे फोन की बैटरी फुल है और अभी भी मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं। तो मिल्टन कहता है कि शायद हम अभी भी पृथ्वी पर है। जॉयस को वहां एक चॉकलेट रैपर मिलता है। उन्हें समझ आ गई कि ये पृथ्वी ही है। असल में जूल्स पुलिस से बचने के लिए उन्हें किसी दूसरी जगह ले आया था। सैंडी मिल्टन से कहती है कि क्या वो अब भी जाना चाहता है। तो मिल्टन जूल्स के पास आकर कहता है कि मैं तुम्हारे प्रस्ताव का आभारी हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा घर देखूं, तुम्हारे साथ रहूं, मगर मेरी पूरी जिंदगी इसी ग्रह पर गुजरी है। ये मेरा घर है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगा। ये तीनों उससे गले मिलते हैं, कहते हैं कि हम उम्मीद करते हैं अंतरिक्ष का ये सफर तुम्हारे लिए अच्छे से गुजरे। जिसके बाद जूल्स अपना जहाज लिए पृथ्वी से निकल जाता है। हम इन तीनों को मिल्टन के घर देखते हैं, जहां जॉयस कहती है कि क्या उसे हम अब भी याद होंगे। तो सैंडी जवाब देती है कि मुझे पूरा यकीन है वो हमें याद रखेगा। खैर, फिर एक रात मिल्टन जूल्स को याद कर रहा होता है तो उसके बैकयार्ड में एक रोशनी चमकती है, जिससे वो समझ गया कि ये जूल्स है जो वापस से आ गया। और यहीं पर इस सीधी सादी कहानी का अंत।